नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से अपनी यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 8 जनवरी 2020 के सीडीपी सेक्शन प्राइमरी लेवल के सीडीपी सेक्शन को हल करने के लिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा मैच करने के लिए। एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक है वो थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है और पुनर्वलन की जो अनुसूची है वो स्किनर के द्वारा है। इसमें आपका जो क्रिया प्रसूत का नियम है उसको पुनर्वलन का नियम भी कहते हैं। सारगर्भिता का नियम, इसको हम लोग सूझ का सिद्धांत को समग्रवादी नियम या अंतर्दृष्टि का नियम, संपूर्णवाद का नियम या पूर्णकारवाद का नियम कहा जाता है, जो कि गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दिया गया है। इसमें मेनली आपके कोहलर होते हैं। मेनली आपके कौन है? कोहलर हैं। और आगे अनुकूलन जो है वो पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव थ्योरी में, यह एक शब्दावली है उनकी कॉग्निटिव थ्योरी में, इन्होंने अपनी इस थ्योरी में अनुकूलन जो शब्द है उसको डिफाइन किया है और यह दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका आता है एसिमिलेशन एंड सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन को हम लोग कहते हैं आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन को हम लोग कहते हैं समायोजन। एसिमिलेशन आत्मसातीकरण क्या होता है? जब हमारे जो पूर्व के जो अनुभव होते हैं और हम किसी नई परिस्थिति में यूज़ करते हैं और उसमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है। नवीन परिस्थिति में जब हम कोई क्रिया करते हैं और पूर्व में जो हमारे विचार हैं उनसे सामंजस्य स्थापित हो जाता है, उसे एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। और एकोमोडेशन में हम अपने जो पूर्व विचार हैं उनमें चेंजेस लाते हैं और जो हमारी नई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें पूर्व के जो हमारे विचार होते हैं उनमें चेंजेस लाते हैं। तो ये जो अनुकूलन जो शब्दावली है वो पियाजे के द्वारा दी गई है। तो इसमें जो विकल्प है आपका वो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। यह विकल्प सी सही होगा। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। यह 2002 में हुआ था। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं कौन है? मैकडूगल अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट होते हैं और इन प्रश्नों में मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। मैकडूगल ने लगभग 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो बाल्यावस्था को कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे की नैतिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। इसलिए कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है, जिसकी एज आयु लगभग 6 से 12 वर्ष होती है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? महान साइकोलॉजिस्ट गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। स्पीयरमैन ने आपका द्विकारक का सिद्धांत दिया है, बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत। और गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक जो बुद्धि है उसको दिया है। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, बोलने में, पढ़ने में, खड़े होने में। तो डिसलेक्सिया में पठन विकार होता है, ये मेनली बोलने में जो विकार होता है उसे हम लोग अफेजिया कहते हैं या डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक है। निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें नहीं जो शब्द है वो नकारात्मक शब्द है,
इस वजह से यह विकल्प होगा। ठीक है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। बच्चे को वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावनात्मक विकास से। बच्चे की जो वृद्धि होती है वो मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। पुनर्वलन के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे स्किनर के द्वारा दिया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पैवलॉव के द्वारा दिया गया, और उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इसे हम लोग SR थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स थ्योरी। और सूझ का जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दिया गया, जिसमें मेनली आपके कोहलर हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली जो स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक अवस्था, और दूसरी जो स्टेज है उसे कहते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरी स्टेज को संकेतात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है। जो इसकी जो सेकंड स्टेज है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, उसे पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज से भी तुलना की जाती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था के साथ में। प्री ऑपरेशनल स्टेज के साथ में इसकी हम लोग कंपेयर करते हैं पियाजे की। इसमें जो अंग नहीं है तो कौन सा नहीं है? अंतःप्रज्ञ अवस्था। इसे पियाजे के द्वारा दिया गया था। इसे किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। 4 वर्ष की जो आयु का लगभग बच्चा होता है उस अवस्था को हम लोग अंतःप्रज्ञ अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा दिए गए विचार को बच्चा ज्यों का त्यों धारण कर लेता है, उस तरीके के सिद्धांतों को वह अपने जीवन में उतार लेता है। इस अवस्था को अंतःप्रज्ञ अवस्था कहा गया है। ठीक है। आगे बात करेंगे तो मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। प्रस्तुतिकरण, खोज, आत्मीकरण, संगठन और अभिव्यक्तिकरण। तो इनका जो क्रम है वो कौन सा है? इसका जो क्रम है वो सबसे पहले आपका खोज आता है, उसके बाद में आपका आता है प्रस्तुतिकरण, और तीसरे नंबर पे आपका आता है आत्मीकरण, और फिर आपका आता है संगठन या व्यवस्था, और फिर आपका आता है वाचन या अभिव्यक्तिकरण। ठीक है। तो यह क्रम इसका है। पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। आगे हम लोग जाएंगे, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से जो आपका क्रम है वो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, जिसमें आपका अनुप्रयोग भी आ रहा है, ज्ञान भी आ रहा है, बोध भी आ रहा है, अनुमूल्यन नहीं है। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित भी होता है, उन्नतोदर भी होता है, नतोदर भी होता है, लंबवत नहीं होता है। तो यह विकल्प इसका लंबवत इसका आंसर होगा। ठीक है। मिश्रित वक्र को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, और उन्नतोदर वक्र को इस तरीके से, और जो नतोदर वक्र होता है उसे हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। इसमें डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। इस तरीके के प्रश्नों में बिल्कुल भी समय ना लिया जाए। ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, BS ब्लूम। तो इसमें जो आपका स्किनर है, स्किनर ने अधिगम सिद्धांत दिया है जिसे आप कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है।
थॉर्नडाइक के द्वारा एसआर थ्योरी दी गई और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया है। बीएस ब्लूम ने आपके जो शिक्षण प्रक्रिया है शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है। यह आपके 3 पार्ट हैं, ज्ञानात्मक और भावात्मक तथा क्रियात्मक। ये 3 पार्ट्स हैं। तो बीएस ब्लूम ने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, यह भी गलत है। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यह सही है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, यह गलत है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, उसके बाद में आपका आता है उद्देश्य कथन, फिर आप प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके से पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण है वो प्रस्तावना कौशल में आता है। मानव का जो विकास है वो गर्भावस्था से आरंभ हो जाता है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग एक फेमस बुक है जो कि महान साइकोलॉजिस्ट R.M. गैनी के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा शिक्षण जो अधिगम है उसके 8 सोपान बताए हैं अधिगम के, जिसमें अंतिम फर्स्ट मतलब कि निचले स्तर पर इन्होंने संकेत अधिगम को रखा है, संकेत अधिगम, और जो ऊपरी स्तर है आपका उस पर आपने समस्या समाधान को रखा है, समस्या समाधान। ठीक है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था है, यह कथन स्टैनली हॉल ने कहा था। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? इसमें 36 मिनट का समय लगता है। इसके सूक्ष्म शिक्षण के जो मेनली होते हैं वो 6 पार्ट होते हैं। योजना बनाना, और उसके बाद में आपका होता है शिक्षण करना, और फिर आप लेते हो फीडबैक, और फिर पुनः योजना बनाते हो, पुनः शिक्षण करते हो, और फिर पुनः फीडबैक लेते हो। ठीक है, ये क्रम चलता है और हर एक में 6 मिनट का टाइम होता है। इसको हम लोग 6/6 मल्टीप्लाई करेंगे और 36 टाइम मिल जाता है हमें। ठीक है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन रॉस का है। ठीक है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह अधिगम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि जेपी गिलफोर्ड के द्वारा की गई है। इसको हम लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे आप किसी के गाल पर थप्पड़ मारते हैं और वो भी बदले में आपके गाल पर थप्पड़ मारता है, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आया। ठीक है। जेरोम ब्रूनर, ये जो है जेरोम ब्रूनर के द्वारा संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिया गया था, और आसुवेल ने अग्रिम संगठनात्मक शिक्षण प्रतिमान दिया है, और ग्लेजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है, और विलियम गार्डन ने साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान दिया है। तो यहाँ पे जो विकल्प है आपका वो बी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है। और प्रच्छा शिक्षण प्रतिमान जो है वो रिचर्ड सचमैन ने दिया था। ठीक है। यहाँ से कई सारे प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान अपने आप में ही एक यूनिक है। इसको आप जो है बुनियादी शिक्षण जो प्रतिमान है इसको हम लोग क्लासरूम मीटिंग मॉडल भी कहते हैं। और साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान जो कि आपका विलियम गार्डन के द्वारा दिया गया है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रतिभाशाली बच्चे को लेते हैं और दूसरा उससे थोड़ा कम बुद्धि वाले बच्चे को लेते हैं, फिर किसी समस्या को देते हैं और वो दोनों आपस में क्रिया करके उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आपस में परिचर्चा करते हैं, जिससे कि इसका जो मानसिक लेवल है वो इसके इक्वल में लाने का प्रयास किया जाता है, लेवल में लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे क्या होता है जो व्यक्ति है उसके मानसिक स्तर को सही से, फिलहाल इतना डीप जो है आपको प्राथमिक में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अग्रिम संगठनात्मक शिक्षण प्रतिमान जो है वो आसुवेल ने दिया है और संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है।
समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है समस्या की पहचान है। प्रथम चरण, ये जो चारों ये चरण है ये आपके चिंतन स्तर हैं। किसके? चिंतन स्तर हैं। चिंतन स्तर के जो प्रमुख चरण हैं वो आपके यहाँ पर बताए गए हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। ही शब्द निगेटिव है, निष्क्रिय शब्द निगेटिव है, एकाधिकारवादी निगेटिव है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है। स्मृति स्तर, बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसमें जो उभयनिष्ठ सोपान है वो आपका आता है प्रस्तुतिकरण। कैसे आता है? देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है, लेवल ऑफ टीचिंग आपके 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है बोध, दूसरा होता है आपका स्मृति, और तीसरा होता है आपका चिंतन। ठीक है। तो बोध स्तर के जो हैं आपके खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्तिकरण आता है। और स्मृति स्तर में तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। तो इसमें जो आपका कॉमन है, वेनिस्ट है, वो प्रस्तुतिकरण है। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट के माध्यम से आप बताइए। आपकी क्वेरी को पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।